छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भाजपा के साथ, और वही छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन पे खड़ा करने के लिए कहा तो रेलवे का चेयरमैन कहता है पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं तो वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू कैसे लगा? हमारे महाराष्ट्र में से तो पर लूट कर लेके गए आप। वेदांत फॉक्सकॉन गया, टाटा एयरबेस गई, बर्ड ड्रग पार्क गया, मेडिकल डिवाइस पार्क गया, सारे कारखाने जो उद्योग थे लेकर गुजरात में हजारों कर्मचारियों के हाल हो रहे। सर मेरा समाप्त मैं करता हूँ 9 मिनट में समाप्त। इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है 5 मिनट में सर, इतना बड़ा 20 घंटा दिया है। मैं बीएससी कमेटी में हूँ। हमारे आज आपने मुझे बजट पर बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। अब युवाओं के देश में युवा बेरोजगार है। ये रोजगार शब्द को ही मेरा ऑब्जेक्शन है। नौकरी की बात करो, रोजगार की बात मत करो। श्री अरविंद सावंत जी। आदरणीय चेयरमैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो वित्त संकल्प अपने सामने रखा उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हूँ। और खास करके उन्होंने जो 4 बातें कही थी, युवा, महिला, किसान, इन विषय को लेकर मैंने सोचा कि पहली बात जब उन्होंने बेरोजगारों की बात की, कुछ नई स्कीम लाई है, तो उसके ऊपर पहली बात ऐसी कि उसकी जो नींव है वो पहले समझनी चाहिए। नींव ऐसी है सर कि आज हमारे पास सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड है। उन्होंने जो अपने सामने जो वास्तविकता सादर की है वो है एम्प्लॉयमेंट रेशियो राइजेस टू 9.2% इन जून 24। पिछले महीने में 9.2% हमारे पास बेरोजगारी है। और इसमें भी उन्होंने ये कहा कि रूरल एम्प्लॉयमेंट अगर रेट देखेंगे तो 9.3% है। अब ऐसी स्थिति में ILO इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कि 83% लोग हमारे पास बेरोजगार है, जॉबलेस है। अब ऐसी स्थिति में हम जो बजट यहाँ रख रहे हैं तो हम अपेक्षा क्या करते हैं कि सबसे बड़ा अगर किसी पर असर पड़ता है तो युवा है, महिला है, किसान है। और ऐसी स्थिति में युवा, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। अब युवाओं के देश में युवा बेरोजगार है। मैंने जानबूझकर पहले न्यू डाली कि हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी स्कीम लाई हो आपने। ये जो सारी स्कीम आप देखेंगे तो स्कीम में आपको ये नजर में आएगा। पहले क्या होता था कि बेरोजगार जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम रजिस्ट्री करता था, तब हमारे पास रियल डाटा आता था। अब हम किसके ऊपर निर्भर करते हैं? EPFO, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंक पर हम तय कर लेते हैं इतने बेरोजगार है। सर ये जो EPFO है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी EPFO होता है। ये कहेंगे हमने रोजगार दिया, ये रोजगार शब्द को ही मेरा ऑब्जेक्शन है। नौकरी की बात करो, रोजगार की बात मत करो। वो जो स्कीम है सारी चारों स्कीम, कंपनियों में कैसे कैसे हम अप्रेंटिसशिप पे रखेंगे, क्या क्या उनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारों चीज़ों में आप देखेंगे तो हर स्कीम 2 वर्ष की है। ये तो अग्निवीर हो गया, 2 वर्ष के बाद भी क्या करेगा, क्या देने वाले हो? 1 लाख तक महीना, हर माह जिसकी तनख्वाह 1 लाख है उसको 15,000 रुपये। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता उसको क्यों देना है। वो तो 1 लाख माह तनख्वाह ले रहे, उसको क्यों देना है? उसको 15,000, 5,000 हो गई 3 महीने में। उसके बाद में अगर वो 1 वर्ष पे लड़का छोड़कर गया नौकरी तो फिर क्या करोगे? कंपनी से हम पैसे लेंगे। मतलब सरकार के राशि से कुछ नहीं जा रहा है, सरकार से राशि से कुछ नहीं, जिम्मेवारी में नहीं, और बाकी सारा CSR फंड में होगा। ये सारी चीजों को देखते सर, तो ये जो चीजें आप लोग कर रहे हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सही में आपको अनएम्प्लॉयमेंट को निकालना है कि नहीं निकालना है। आप बेरोजगारी को सोचिए सर। मैं थोड़ा सा ट्रेड यूनियन में काम करता है, मेरे साथ में अनिल देसाई भी वही काम करते हैं। कहाँ नौकरी आयोग तो बताओ, पहले तो बताओ। 500 कंपनियां, बस भी कंपनियां तो बताओ, कहाँ नौकरी लगाने वाले हो? मैन्युफैक्चरिंग, मुंबई जैसे शहर में तो सब गया। हमारे महाराष्ट्र में से तो चौप लूट कर लेके गए आप। वेदांत फॉक्सकॉन गया, टाटा एयरबेस गई, बर्ड ड्रग पार्क गया, मेडिकल डिवाइस पार्क गया, सारे कारखाने जो उद्योग थे लेकर गुजरात में लेके गया। तो रोजगार कहाँ है? कौन सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहे हैं बताओ तो सही, कहाँ रोजगार देने वाले हो? हमारा इस सवाल बुनियादी सवाल है, तब जाकर आप कहो। मैंने इसीलिए कहा ये कुछ नहीं है, ये अग्निवीर है सर।
अभी आगे बताता हूं आपने क्या किया। सारे पब्लिक सेक्टर बेच डाले। कहां नौकरियां बताओ तो सही। पढ़े लिखे बच्चे कहां जाएंगे। ये जो 10वीं 12वीं कक्षा की जो रिपोर्ट है मेरे पास, उस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि जो कम पढ़े हुए बच्चे हैं उनकी संख्या 12वीं या 10वीं कक्षा पास करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, और ग्रेजुएट वालों की संख्या, वो कहाँ नौकरी करेंगे बताओ। बैंकों में लेने वाले। आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर देखो, अंधेरा छा हुआ है। अभी AI आएगा तो और भी तकलीफ आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब क्या करोगे। देश की आबादी का सोचो, 140 करोड़ में कितने लोग बेरोजगार हैं। आप देते हो सीधा 4 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगा, 2 वर्ष के बाद में क्या करेगा, अग्निवीर बनेगा क्या, नहीं पता चल रहा है सर। और इसलिए मैं कहता हूं बैंक, इंश्योरेंस, रेल, पोस्ट, ऑयल, सारी कंपनी आपने बर्बाद कर दी। हाल ही में मैं जर्नी कर रहा था तो रेल में 2 कर्मचारी मिले मुझे, और उन्होंने कहा सर, मैं बोला क्या करते हो, तो बोला मैं जनरेटर ऑपरेटर हूँ। एक ने कहा मैं हाउस कीपिंग करता हूँ। तो उसने कहा जब मैं नौकरी पे लगा तो उस वक्त मुझे 45,000 तनख्वाह मिली। 2 वर्ष के बाद में वेंडर चेंज हुआ, मेरी तनख्वाह सीधा 16,000 आ गई। फिर 2 वर्ष के बाद में नया वेंडर आया, फिर 18,000 पे गया। अब नया वेंडर, अभी और नया वेंडर आया, 24,000। हमने तो सब प्राइवेटाइजेशन। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बैठे हम, पार्लियामेंट का स्टाफ कहाँ है, कहाँ गए सब, CISF। हमारी उनसे दुश्मनी नहीं है, क्यों हमारे स्टाफ को निकाला, समझने तो दो। BVG करता है हमारा सारा, हमारा राष्ट्रपति भवन BVG, पार्लियामेंट की सफाई BVG करने। और कौन, हमारे स्टाफ कहाँ गए भैया। ये जो पार्लियामेंट में हमारा स्टाफ था, हाँ CISF को लगा दे, चौराहे पे लगाओ। अंदर क्या है, क्यों उनके ऊपर आप अन्याय कर रहे हो, कहाँ है बताओ तो सही। कौन से नौकरी पे गए, कहाँ निकाल दिए, किसने निकाला, किसने निर्णय लिया। 25-25, 30-30 साल जिन्होंने अपनी जान प्राण न्योछावर किए इस पार्लियामेंट को रक्षा के लिए, जिन्होंने प्राण न्योछावर किए, वो CISF वाले नहीं थे सर, वो हमारे कर्मचारी थे। सबको हटाया आपने मन मर्जी। मोदी साहब है तो मुमकिन है, निकाल दिया आपने। वो अपनी नोकिया कंपनी मद्रास में एक दिन में मन में आया बंद कर दी। 40,000 लोग कहां जाएंगे नहीं पता। हम बता रहे नया, जो बंद हो रहा है कौन बताएगा। आज हमारे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई। सर हमारी जो पहली पुरानी डीजल पेट्रोल इंजन की व्हीकल थी, तो उसके लिए एंसिलरी बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है उसमें। इलेक्ट्रिक रेल पे मूविंग पार्ट नहीं है, तो उसके लिए जो मूविंग पार्ट्स होने की वजह से एंसिलरीज कंपनियां होती थी, आज सारी एंसिलरीज कंपनियां बंद पड़ी। कोल्हापुर में जाओ, एंसिलरीज कंपनियां बंद पड़ी है, बेरोजगार हुआ, उम्र हुई 40-45। कहाँ रोजगार है, आपके रोजगार शब्द से मैं देखता हूँ, कहाँ रोजगार है वो तो बताओ। और सबसे बड़ी बात है, कौन सी नौकरियां देते हो, आपके कानून इस देश में रोजगारों के लिए, नौकरियों वाले काम करने वालों के, मजदूरों के लिए क्या कानून बनाए सर। हमने कानून बनाया, जिस कंपनी में 300 और 300 से कम कर्मचारी हो, अगर कंपनी का मालिक चाहता है बंद करना है तो उसको किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, बंद करेगा। कृपया कंक्लूड कीजिएगा। बंद करेगा, मर्जी है, मेरी मर्जी। उसके बावजूद हमारे क्या टर्म्स है सर, कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और फिक्स टर्म। कैजुअल क्या होता है, कैजुअल मतलब 1 दिन का काम है, बुलाया 2 दिन छोड़ दिया। हमारे नेवल डॉक में सरकार नेवल डॉक में, मुझे पिछले हफ्ते लोग मिलने आए, 25 बरस सर कैजुअल एम्प्लॉइज, 25 बरस कंटिन्यूस सर्विस, ब्रेक नहीं है, 25 बरस कंटिन्यूस सर्विस करते हैं कैजुअल एम्प्लॉइज करके नेवल डॉकयार्ड में। ये तरीका है। मैंने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा, मैंने वेस्टर्न कमांड को पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद क्या हुआ सर, पत्र लिखने के बाद इमीडिएटली वेस्टर्न कमांड सतर्क हुआ और उन्होंने सोचा कि अब हम वेंडर बुलाएंगे, जल्दी से थर्ड पार्टी कर देंगे। तो 25-25 साल नौकरी करने वाले लोगों को अब वेंडर के पास भेजोगे, अपनी जिम्मेदारी छूट गई, मर जाओ, किधर भी जाओ। मैसगांव डॉक फिक्स टर्म एम्प्लॉय सर प्लीज सर 2-2 बरस के लगते, 2 बरस प्लीज। अब फिक्स टर्म पे लग गए सर, अभी तो 5-7 महीने हुआ फिक्स टर्म में लगे नौकरी पे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं राजनीतिक भाषण नहीं कर रहा हूँ, सारा राजनीतिक सुनते आया हूँ मैं, भाई बहुत बोल सकता हूँ उसके बारे में, मैं जानबूझकर नहीं बोल रहा हूँ, विषय जा रहे बाहर। फिक्स टर्म 2 बरस का रखते, फिर दूसरे टाइम बोलेंगे फिक्स टर्म रखा था आपको, कितनी तनख्वाह दे रहे थे, 25,000 दे रहे थे, अभी नया फिर 1:1 कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सही, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिक्स टर्म के लिए, और वो कहेंगे पिछली बार 25,000 दिया था, आप तो नहीं दे पाएंगे।
अब 20,000 करना है तो बोलो तो जाओ। क्या वृद्धि है? फिक्स टर्म 7 बार फिक्स टर्म। मैसगार्ड और गवर्नमेंट PSU 14 साल लोग काम कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, मैं नाम लेकर जानबूझकर बोल रहा हूँ, ठीक, लोग 10 बरस काम किए, तनख्वाह नहीं बढ़ रही सर। तनख्वाह बढ़ेगी कैसे? वो कितने वेंडर की बोल, वेंडर बोलता मैं देने के लिए राजी हूँ, बैंक मुझे दे नहीं रही है। हजारों कर्मचारियों के हाल हो रहे सर। सर मेरा समाप्त मैं करता हूँ ना 2 मिनट में समाप्त। इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, 5 मिनट में सर, इतना बड़ा 20 घंटा दिया है। मैं BSc कमेटी में जी। हमारे आज आपने मुझे बजट पर बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। सर, मैं पहली बार बोल रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे पर्याप्त मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। सबसे पहले मैं जमुई की जनता, सर सबसे पहले मैं जहां से चुन करके आया हूं जमुई लोकसभा की जनता को अपना धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पहली बार मुझ पर और तीसरी बार मेरी पार्टी को पे विश्वास करके हमें भारत के संसद में भेजा है। मैं बड़े गर्व और जिम्मेदारी के साथ बजट पर अपनी पार्टी का जो पक्ष रखने का मौका मिला है, समय मिलेगा, उसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको समय मिलेगा, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी को भी धन्यवाद देता हूँ। स्पीच है, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए सर। नहीं, आप बैठिएगा, आपको समय मिलेगा। अध्यक्ष जी, मैं बिहार से आता हूं, जो कि भगवान जैन, भगवान बुद्ध, माता सीता, गुरु गोविंद सिंह जी, आचार्य चाणक्य। सर, गिव हिम 1 मिनट। यंग मेंबर इज टॉकिंग सर। ओके, आरती जी प्लीज। अध्यक्ष जी, प्लीज मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे बोलने का पर्याप्त मौका दिया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है, आपका संरक्षण मुझे प्राप्त हो, यह बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपको समय दिया जाएगा। अरविंद सावंत जी, काइंडली कंक्लूड, आपको 1 मिनट का समय है, प्लीज कंक्लूड। अब सारी बातें इसमें सर है कि ये जो चल रहा है, अभी आपने नीट परीक्षा की बात सुनी, UPSC हमारे पास खेड़कर नाम की एक महिला पकड़ी गई है, देख लो आप। MPSC हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मुंबई में इनकम टैक्स पे 1200 लोगों की भर्ती हुई, 1200 में 3 महाराष्ट्र से, बाकी कहां से आए? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच करिए सर। मैं किसी प्रांत से हमारी दुश्मनी नहीं है, पूरे भारतवर्ष से, बाकी सारी राज्य नहीं, 2 राज्यों से सारे लोग आ गए, कमाल की बात है। तो जांच करने की मैं मांग करता हूं। आखिर में 2 मुद्दे रखता हूं। NCLT, वो NCLT में कितने केस पड़े आपने जिक्र किया है। जेट एयरवेज, आज तक उनको NCLT दिखाई दिया, उनके ग्रेजुएट और PF दे दो, पैसा नहीं मिल रहा है सर। हयात रिजेंसी मुंबई में बंद पड़ा हुआ है होटल, पैसा नहीं मिल रहा है सर। लोग बेकार हो रहे 30-30 साल सर्विस करने के बाद में भी। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, इस मुद्दों को लेकर अगर सरकार युवा बेरोजगार की बात करती है तो उसमें मुझे आपको यही बताना है कि और एक बात, आखिरी मुद्दा आता है, ये सब करने के बाद पेंशन 10 बरस लड़ रहा हूँ, EPS पेंशन 95, 800 रुपया, 1200 रुपया, क्यों उनसे खिलवाड़ कर रहे हो सर? और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, महाराष्ट्र के 3 मुद्दे, एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। एक है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भाजपा के साथ, और वही छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन पे खड़ा करने के लिए कहा तो रेलवे का चेयरमैन कहता है पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं तो वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू कैसे लगाया, विश्वेश्वरैया का स्टैचू कैसे लगाया? छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाने के लिए पॉलिसी नहीं है। आपकी लैंड पॉलिसी भी अब तक खराब हुई सर। और इसलिए प्रार्थना तो मराठी भाषा क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा देना है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाना है। और नाना शंकर सेठ, हम जो देश में रेल घुमा रहे हैं ना, वो रेल जिसने देश में पहली लाई उनका नाम है नाना शंकर सेठ, उनका नाम मुंबई सेंट्रल स्टेशन के लिए मांग 10 बरस से करता रहा हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ी सरकार, अभी भी नहीं हुआ है, वो करिए, इतनी मेरी प्रार्थना है, तब जाकर बजट की बात करिए, बाकी सब झटझट है, छोड़ दो। धन्यवाद। लाडकी बहीण ठीक आहे, पण लाडका भाऊ योजना कशासाठी काढली? अरे लाडका भाऊ योजना कशासाठी काढली? बेरोजगारांना बेरोजगार करण्यासाठी काढली का? असा सवाल अरविंद सावंत यांनी सरकारला केलाय। महाराष्ट्राचा माल गुजरातला पळवला, मोठ्या मोठ्या कंपन्या देखील यांनी गुजरातला नेऊन ठेवल्या। शिंदे फडणवीस मोदींना दुटलं। मोदींचं नाव घेताच अध्यक्षांनी अरविंद सावंत यांचा माईक बंद केला, तेव्हा सावंतांनी भर सभागृहात अक्षरशः वरडू वरडू माईक चालू करायला लावला आणि मग जे बोलले
ते कोणाला सहनच नाही झालं. महाराष्ट्रात BJPचे माणसं छत्रपती शिवाजी महाराज करत बसतात आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा अजून त्यांनी उभा केलेला नाहीये. अरविंद सावंतांनी जे प्रश्न आता उपस्थित केले त्यावर तुम्हाला काय वाटतं? तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आतापर्यंत मराठी जनता आपण आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब जर केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.